आवाज आ रही है सब तक? यस सर। नेटी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। सर आप अपना अनम्यूट कर लीजिए आप मोबाइल का। पिछले दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वर्किंग पैटर्न था मेंडल का, तो मेंडल बेसिकली 4 स्टेप्स को फॉलो किया करते थे। जैसा हम लोग डिस्कस किए थे, कौन कौन सी बेसिक स्टेप्स थी? पहला स्टेप हम आपको समझाए थे कि फर्स्ट स्टेप वाज डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइंस। सबसे पहला काम जो मेंडल किया करते थे वो प्योर लाइंस का डेवलपमेंट, और वो देखे थे आप कैसे करते थे? बाय रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन अमंग फॉर मल्टीपल जनरेशंस। कई जनरेशंस तक ऐसा कराने के बाद, सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद, हम आपको समझाएं एक बात कि होमोजाइगस कंडीशन अपीयर होने का चांसेस जो है ना वो इंक्रीज होता जाता है, और वो फाइनली हम आपको प्रूव भी करेंगे। ये चीज अभी प्रोसेस में प्रूव हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप पढ़े थे, एक बार रिव्यू करिए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो इन प्योर लाइंस के अंदर मेल और फीमेल पेरेंट्स का सिलेक्शन काफी अच्छे से डिस्कस हुआ था कि पी प्लांट की जो फ्लावर है वो बायसेक्सुअल है। तो फाइनली आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि इसमें से किसको आप मेल पेरेंट और किसको आप माने फीमेल पेरेंट। इसके बाद सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में आपको करा देना जो थर्ड स्टेप है, इट इज क्रॉस बिटवीन सेलेक्टेड पेरेंट्स। और हम आपको बोले थे कि जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है, 7 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर को तो फॉर एग्जांपल हम लोग अप्लाई करके सीखे थे, और बाकी आपको जो है वो प्रैक्टिस करना था। और सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे तो आपको फर्स्ट फिलियल जनरेशन ऑब्टेन होगी, और फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो प्रोजेनी है इनके बीच वापस से क्या करा देना है? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग अमंग F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी। तो ये थी कुछ बेसिक स्टेप्स। इसको इन सारे स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए आप जो है मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। बहुत ध्यान से सुनना है, देखो यार ध्यान से, हम जल्दी से करना है फिर से, क्योंकि आज हमको ऑब्जर्व करना है इसमें कुछ चीज। देखो प्योर लाइन, फर्स्ट प्योर लाइन, इसमें मान लो इसको मेल कंसिडर कर ले, दिस इज द अनदर प्योर लाइन, इट कैन बी कंसिडर्ड एज द फीमेल। ठीक, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स भी हो गया, प्योर लाइन कंस्ट्रक्ट हो गई सेल्फिंग से, ये ठीक है। इसके बाद क्या कराए थे आप? क्रॉस। क्रॉस कराने के लिए गैमेट फॉर्मेशन करना होगा, और गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन रिक्वायर्ड है इट इज मियोसिस। तो इससे एक सिंगल टाइप का गैमेट बना, दैट इज कैपिटल टी। हम आपको पूरा वर्किंग पैटर्न समझाए हुए हैं। इसके बाद इस फीमेल पेरेंट में भी क्या होती है? अगेन मियोसिस, फीमेल पेरेंट में भी हो गई मियोसिस, और इसका भी वर्किंग पैटर्न हम आपको काफी अच्छे से समझाए थे। और ये रही, दिस इज द फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों टाइप के गैमेट का सिंथेसिस हुआ, इन गैमेट्स का फ्यूजन कराए। आफ्टर फ्यूजन जो F1 जनरेशन में जीनोटाइप आना स्टार्ट होता है, दिस जीनोटाइप इज एक्चुअली कैपिटल टी विद स्मॉल टी, ये दिखा था। और हम आपको बताए थे ये प्लांट एक्चुअली कैसे दिखेगी, इट इज टॉल, एंड दिस पर्टिकुलर जनरेशन इज द F1 जनरेशन। फिर ये हो गया थर्ड स्टेप आपका जो अप्लाई, दैट इज क्रॉस बिटवीन सेलेक्टेड पेरेंट, और इससे मिल गई फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसके बाद क्या कराना? सेल्फिंग। हम आपको समझा रहे थे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितनी भी सेल है, सारी सेल्स का जो जीनोटाइप है ना वो बेसिकली बिल्कुल सेम आपको मिलना है। तो देखो यहाँ ध्यान से, तो अगर सेल्फिंग का मतलब क्या है कि जो बायसेक्सुअल फ्लावर थी पी प्लांट के अंदर, उस बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। तो इन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होने देना आपको। सेल्फिंग का मतलब यही है। तो आप ध्यान दो, वो फ्लावर एक पर्टिकुलर प्लांट पे है, और उस पर्टिकुलर प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या उनसे सिंथेसाइज होने वाली गैमेट्स हो, सारी का जीनोटाइप जो है ना वो एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगा। तो जीनोटाइप सेम मिलने का मतलब बताओ, देखो यहाँ सेल्फिंग का मतलब आपको समझाए थे, दिस इज द सेम जीनोटाइप यूज में ले लेना है, मतलब मेल भी इसी जीनोटाइप का, फीमेल भी इसी जीनोटाइप की। अगेन इसमें मियोसिस हुआ, और मियोसिस के बाद जो है इस पेरेंट में भी मियोसिस, दोनों पेरेंट्स में मियोसिस का रिजल्ट होगा, दो टाइप की गैमेट प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट वन इज कैपिटल टी, अनदर वन इज द स्मॉल टी। इधर भी क्या है, दो टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होता हुआ आपको आसानी से दिख रहा है, एक कैपिटल टी, अनदर वन इज द, आपस में फ्यूज कराने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पनिट।
तो पनेट क्या किए, एक पनेट स्क्वायर मेथड डेवलप करके दिए थे, जिसमें कुछ नहीं करना था, एक स्क्वायर बनाना है, इस स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देना, एक साइड मेल गैमेट रखेंगे, एक साइड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट दो टाइप की है, तो इधर से मेल वाले साइड पे आपको दो कॉलम कंस्ट्रक्ट करना था, फीमेल गैमेट भी दो टाइप की, तो दो कॉलम कंस्ट्रक्ट किए, फिर प्लेस करिए गैमेट्स को, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन इधर कैपिटल टी विद स्मॉल टी। गैमेटिक फ्यूजन जैसे ही होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड द लास्ट वन इज स्मॉल टी। तो हम आपको समझाए थे क्या कि यहाँ से जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो, तो ध्यान दो, जो जीनोटाइप हमको ऑब्जर्व हुआ कितने टाइप्स का हुआ था, जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइप बेसिकली 3 टाइप्स का है जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज द कैपिटल टी, सेकंड वन कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड वन इज द स्मॉल टी। नंबर अगर देखेंगे आप तो 1:2:1 ये रेशियो निकल के आता है, तो दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल्स का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद अगर आप इसमें नोटिस करना स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों प्लांट्स जो है ना, ये वाली और ये वाली दोनों प्लांट आपको कैसी ऑब्जर्व होगी, फिनोटाइप वाइज ये टॉल दिखेगी और ये वाला प्लांट दिखेगा डॉर्फ। तो इनका जो नंबर है, तो दीज आर द फिनोटाइप, ये रहा फिनोटाइप, और नंबर इस टॉल वाले का ओवरऑल हो गया 3 और डॉर्फ वाले का 1, तो दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये डिस्कस हो गया था जी। तो आज क्या करना है, आप पिछले दिन सिंपली इस क्रॉस को करना सीखे, इनका वर्किंग पैटर्न देखें। आज आपको देखना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब ये क्रॉस अपने सामने पड़ी रहेगी और इससे मेंडल को क्या क्या पता चला, हम लोग भी आज वही ऑब्जर्व करना सीखेंगे कि वो सारी चीजें कैसे हम लोग भी कंक्लूड कर सकते हैं जो मेंडल बेसिकली कंक्लूड करके दिए थे। तो इसका मतलब अब जो अपना आज का हेडिंग है, इट इज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ये है अपना आज का टॉपिक। बहुत ध्यान से समझना, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग पैटर्न तो फिर भी आसान था, आप आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा जो है वो नोटिसेबल हो जाता है। देखो बहुत ध्यान से सुनना है, मेंडल को यहाँ से एक बात क्लियर रखिएगा कि मेंडल को जो कुछ भी मिला था ना, वो बेसिकली क्या थी, वो लॉ नहीं थी। हम लोग पढ़ेंगे लॉ के फॉर्म में, वो अलग बात है, लेकिन मेंडल को बेसिकली जो कुछ भी ऑब्जर्व हो पाया था ऑन द बेसिस ऑफ दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो बेसिकली क्या थी, दीज आर द पोस्टुलेट्स। क्यों? क्योंकि मेंडल का जो भी काम था ना, मेंडल के टाइम में वो सारी चीजें रिजेक्ट हो गई थी। आपको पता है मेंडल को उस टाइम में जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था, दुनिया में कोई एक्सेप्ट नहीं किया मेंडल को उस टाइम पे। तो जो मेंडल का काम था, मेंडल का जो भी ऑब्जर्वेशन था, दीज आर नॉट द एग्जैक्ट लॉ एट दैट टाइम। बाद में जब रीडिस्कवरी हुआ मेंडलिज्म का, तो एक साइंटिस्ट आए कार्ल कॉरेंस, और कार्ल कॉरेंस क्या किए कि इन सारे पॉस्टुलेट्स है। देखो लॉ बोलने का मतलब क्या होता है, विदाउट एक्सेप्शन होना चाहिए वो चीज, हालांकि ऐसा नहीं था, इसकी कई सारी एक्सेप्शंस भी हम लोग नोटिस करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान ध्यान से आप समझिएगा। तो मेंडल जो पॉस्टुलेट दिए थे, पॉस्टुलेट नंबर 1, इस पॉस्टुलेट का नाम था पॉस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। पॉस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। देखो मेंडल के रिजेक्ट होने का एक मेजर रीजन था कि मेंडल जो है फैक्टर वर्ड को जो है बायोलॉजी में दिखा रहे थे, क्योंकि एक्चुअली इनका जो ग्रेजुएशन था वो मैथमेटिक्स से भी था, हालांकि नेचुरल साइंसेस से भी था, तो मैथमेटिक्स से भी था। तो फैक्टराइजेशन में फैक्टर वाला वर्ड वो ये मेंडल लेके चले आते थे बार बार। तो ये फैक्टर 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 बार बार जो मेंडल बोलते थे, तो रिजेक्ट होने का एक बड़ा कारण ये भी बना था कि फैक्टर का जो कंसेप्ट था ना, वो इमेजनरी था, मतलब ये मेंडल के दिमाग का उपज था, एग्जैक्टली ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उस टाइम मेंडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाद में क्या है कि विलियम बेटसन एक साइंटिस्ट आए और इसी फैक्टर के लिए जो एक वर्ड लेके आए आपके सामने, जिसका नाम था जीन। जीन वर्ड का ओरिजिन एक्चुअली था जेनेसिस से, तो वहीं से जेनेटिक्स वर्ड भी उठा के लाया गया और जीन भी वहीं से आइसोलेट की, विलियम बेटसन। तो ध्यान से समझना है बात को। तो फैक्टर को ही बाद में हम लोग रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिए जीन से, और जो जो मेंडल फैक्टर के बारे में बोलेंगे आपको उसको रिलेट कर लेना है किससे, जीन से। किससे? जीन से। पॉस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स में मेंडल का क्या बोलना था, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेंडल का पहला स्टेटमेंट इस पॉस्टुलेट में जो मेंडल बोले थे, मेंडल का क्या बोलना था, इन एन ऑर्गेनिज्म
factor always occurs in pair, occurs in pair. ध्यान से सुनो, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द पॉस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स एज गिवन बाय मेंडल। इसमें बोलना क्या था, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप बात करेंगे तो ये जो फैक्टर है ना वो पेयर में प्रेजेंट होती है, तो ऑब्वियसली होती है। हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए कि जीन्स जो है वो पेयर्ड कंडीशन में ही प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। देखो यहाँ जैसे, फिर भी आप जस्टिफाई करिए, ये एक ऑर्गेनिज्म आपके सामने फैक्टर देखो, कैपिटल टी के सामने स्मॉल टी, तो पेयर्ड कंडीशन। यही बात कर ले आप, कैपिटल टी के सामने कैपिटल टी, पेयर्ड कंडीशन। यही बात कर लें स्मॉल टी के सामने स्मॉल टी, पेयर्ड कंडीशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म, या F2 जनरेशन देख लो, F2 जनरेशन में कैपिटल टी पेयर्ड 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 पेयर्ड, मतलब फैक्टर सच में सर पेयर्ड कंडीशन में ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ करती है, और ये एकदम सही बात था। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट जो इसमें दिया गया था मेंडल के द्वारा, क्या बोला गया था, इन अ पेयर ऑफ फैक्टर, इन अ पेयर ऑफ फैक्टर each factor is coming from either of the parents। अब सुनिए ध्यान से, इसको भी कंक्लूड करो। मेंडल का बोलना था हर ऑर्गेनिज्म में फैक्टर पेयर में होगी तो जस्टिफाई हो गया। चलो इसी में जैसे कैपिटल टी के सामने स्मॉल टी, तो ऑब्वियसली पेयर्ड कंडीशन में है ये फैक्टर। अब इसमें मेंडल का क्या बोलना था, ये जो पेयर्ड कंडीशन में आपको फैक्टर दिख रही है ना, तो इन पेयर में से हर एक फैक्टर एक एक पेरेंट से आता है, कैसे, थ्रू गैमेट्स। तो बिल्कुल सही बात है, यहां देखो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, पेयर्ड कंडीशन में फैक्टर थी, तो कैपिटल टी किससे आया है, इट इज कमिंग फ्रॉम द मेल पेरेंट, इट इज कमिंग फ्रॉम द मेल पेरेंट। और स्मॉल टी किससे आई है, इट इज कमिंग फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। तो मेंडल का यही बोलना था कि एक पेयर ऑफ फैक्टर के अंदर each factor is coming from either of the parent। तो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट, सॉरी इस पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर के अंदर सेकंड स्टेटमेंट एज गिवन बाय मेंडल। इसमें एक बात और, हालांकि पहले लिख देना चाहिए था, क्या, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, characters are controlled by discrete stable unit called factors। तो ये रही फैक्टर। तो कहने का मतलब है, आज आप जिसको जीन बोल रहे हैं, मेंडल उसके लिए एक वर्ड यूज करते थे, क्यों, लेकिन देखो बड़ा मुश्किल सा काम था। क्यों, क्योंकि ये वो टाइम था जब इवन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं थी, हम कुछ नहीं जानते थे, सेल के अंदर के कंडीशंस के बारे में भी कुछ आइडिया नहीं था। जैसे हम लोग माइटोसिस मियोसिस जैसे सेल डिवीजन के बारे में भी अवेयर नहीं थे। ये वैसा टाइम है जो मेंडल काम कर रहे थे। तो मेंडल का बर्थ 1822 में हुआ था, तो 1822 में जन्म लेने के बाद मेंडल का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ 1856 से लेके 1865 तक। 1865 के बाद मान लो प्रेजेंटेशन हुआ, 1866 में वो रिजल्ट पब्लिश हो गई, फिर रिजेक्ट हो गया सब जगह से, तो मेंडल का फिर डेथ हो गया था 1884 में। 1884 में मेंडल चल भी दिए थे। तो अब आप समझिएगा कि वो मेंडल जिस टाइम में, जिस इरा में एक्सपेरिमेंट करके गए, उस समय मेरे पास टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के नाम पे कोई भी चीज नहीं थी जी, कोई भी चीज नहीं था। मतलब हम लोग इतने भी एबल नहीं थे कि हम सेल के अंदर अच्छे से देख पाए, और ये सेल डिवीजन जैसी भी चीजें एनालाइज। तो वैसे टाइम में कोई एक आदमी इतना जीनियस इनसाइट का था कि हाइपोथेटिकली से ही ऐसे एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया कि बाद में सिर्फ आप उसका नाम रिप्लेस कर पाए, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम रहा। तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट जो मेंडल ऑब्जर्व करके दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई कष्ट? चलिए, और इस देखो अब ध्यान से, इसके बाद जो सेकंड पोस्टुलेट दिया गया था, इट वाज द पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, इट वाज द पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। ये रहा आपका पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड। इसको कॉपी करो तो थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, कॉपी करिए इसको नीचे।
हो गया? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हटाएं इसको। यस सर। अब देखना है आपको काफी ध्यान से। दूसरा वाला पॉस्टुलेट, लॉ अभी डिस्कस नहीं किए हैं जी, लॉ नहीं बोले हैं। अभी हम लोग वैसे बात कर रहे हैं जैसे मेंडल बात करके गए थे। तो मेंडल एक्चुअली कोई लॉ नहीं दिए थे, मेंडल के किसी भी स्टेटमेंट को लॉ कंसिडर किया ही नहीं गया था। क्यों नहीं किया गया, आप रीजन से वाकिफ है। लॉ मीन्स क्या होता है ना, कि जो चीजें एक्सेप्ट हो गई हो या फिर जिसका कोई मेजर एक्सेप्शन आपको नहीं दिखता। लेकिन यहाँ दोनों बातें जो है वो नहीं है। एक तो मेंडल के टाइम में ये सारी चीजें एक्सेप्ट भी नहीं हुई थी, और दूसरा क्या, इसका एक्सेप्शन भी नोटिस होगा। तो चलो देखते हैं। तो पॉस्टुलेट नंबर सेकंड जो मेंडल दिए थे, इसमें क्या कहा गया था? देखो, इसमें मेंडल एक सिंपल सा बात बोले थे कि जब आप F1 प्रोजेनी को देखेंगे, देखना ध्यान से, इन F1 प्रोजेनी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो भी प्रोजेनी आपको ऑब्टेंड हुई है, out of two parental traits, only one trait will express itself, while the other one remains hidden. देखो, बहुत आसान सा बात बोले थे। क्या बोले कि जब आप F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में मिलने वाले प्रोजेनी को थोड़ा ध्यान से नोटिस करेंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा कि F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी का फिनोटाइप है, जैसे आप यहाँ देखिए, आप बात की, आप ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो अपने सामने है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टर हाइट और द स्टेम लेंथ। तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है, इसके रिस्पेक्ट में गिवन है। अब अगर आप इसके बारे में बात करेंगे, तो हाइट के रिस्पेक्ट में आपको दो फिनोटाइप ऑब्जर्व होता था, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है वो दो है, या तो प्लांट टॉल हो जाएगी या नहीं तो प्लांट ड्वार्फ हो जाएगी। अब देखो ध्यान से नोटिस करना, या तो टॉल नहीं तो ड्वार्फ। तो मेंडल का क्या बोल रहा था कि जब आप F1 जनरेशन को देखना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं F1 जनरेशन में मिलने वाले प्रोजेनी के फिनोटाइप को, तो ऐसा बोलना था मेंडल का कि F1 जनरेशन में आउट ऑफ दीज टू पेरेंटल ट्रेट्स, दोनों पेरेंटल ट्रेट में से एक ही पेरेंटल ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, और जो दूसरा है ना वो छिपा हुआ रहता है, हिडन रहता है। तो जो एक्सप्रेस हो रहा है, ध्यान से, जो एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस्ड पेरेंटल ट्रेट जो होगी, दिस ट्रेट इज नोन एज डोमिनेंट, और वाइल जो हिडन रह गई ऐसी पेरेंटल ट्रेट जो आपको दिखी ही नहीं, तो हिडन पेरेंटल ट्रेट इज नोन एज रेसेसिव, इसको बोले थे रेसेसिव। जैसे देखो, जब 7 कैरेक्टर्स का सिलेक्शन हुआ था, तो एक टेबल बनाए थे हम लोग। उस टेबल में क्या था, जो 7 कैरेक्टर्स है उसको इनलिस्ट किए थे, और सातों कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव ट्रेट जो है वो एनलिस्ट किए थे उस लिस्ट के अंदर। उस समय हम तुमको बोले थे, हम तुमको समझाएंगे ये बात कि किस बेसिस पे डोमिनेंट और किस बेसिस पे रेसेसिव बोला गया। हालांकि इसका जो रियल मॉलिक्यूलर बेसिस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन मेंडल किस बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को डोमिनेंट और दूसरे वाले ट्रेट को रेसेसिव बोलते थे, उसका क्राइटेरिया बिल्कुल आसान सा था। मेंडल का सीधा सा बोलना था कि जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी कराए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ऐसा सारे क्रॉसेस में दिखेगा, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन मेंडल भी किए थे मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे, इसलिए ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 प्रोजेनी में दो पेरेंटल ट्रेट में से सिर्फ एक पेरेंटल ट्रेट ही आपको एक्सप्रेस होता हुआ दिखेगा, और दूसरा वाला जो है वो हिडन रहेगा। जैसे यहाँ क्लियर कट दिख रहा है, टॉल और ड्वार्फ दो पेरेंटल ट्रेट है, और इन दोनों पेरेंटल ट्रेट में से F1 जनरेशन वाली प्लांट सिर्फ टॉल हो रही है। तो जो दिख गया F1 में वही डोमिनेंट है, और जो पेरेंटल ट्रेट F1 में नहीं दिख पाया वही रेसेसिव है, एंड इट इज नोन एज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ मेंडल, एंड दिस पोस्टुलेट इज नोन एज postulate of dominance. This postulate is known as postulate of dominance.
इट इज नोन एज पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। ध्यान से समझिए, तो ये दो पॉस्टुलेट है जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जो एक आपके बुक में गिवन है सीधा सा बोला हुआ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बहुत ध्यान से सुनो, ये पॉस्टुलेट्स तो एग्जैक्ट वो था जो मेंडल बताए थे, और इसको बाद में दोनों टाइप के दोनों जो पॉस्टुलेट्स गिवन है इनको मर्ज किया गया, और इनको मर्ज करके एक लॉ दिया गया कार्ल कॉरेंस के द्वारा, एंड दिस लॉ इज कंसिडर्ड एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आप सीधा सा क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस में कवर किसको किसको हम लोग कर रहे हैं? फर्स्ट वन इज द पॉस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, postulate of paired factors, and the second one is the postulate of dominance, postulate of dominance. So these two postulates are actually commonly known as the law of dominance as constructed by the Karl Correns. Clear है? तो तुमसे अगर पूछा जाए तो this is the first law, इसको बोला जाता है it is the first law of dominance। ये जो law of dominance है it is first law of inheritance, it is known as first law of inheritance। clear है? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल हम लोगों को बता के गए थे। कोई कष्ट? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो नो चलिए सर। कॉपी करिए इसको। इससे पहले आप पढ़े पॉस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स एंड दिस इज द सेकंड पॉस्टुलेट, और दोनों पॉस्टुलेट्स को कंबाइंड फॉर्म में बोला गया लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय कार्ल कॉरेंस। ऐसा मेंडल नहीं बोले थे, लॉ मेंडल नहीं बोले। हालांकि लॉ नहीं बोलना चाहिए, लॉ जनरली हम ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए वर्ड यूज कर देते हैं जिनका आपको नेचर में कोई एक्सेप्शन नोटिस ना हो, लेकिन इसका खूब एक्सेप्शन है। हम आपको बताते हैं कौन कौन सी एक्सेप्शन है, तो इसलिए इसको एग्जैक्ट लॉ का नाम तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आप भी नोटिफाई करिए इसको। हो गया? यस सर। ओके, तो ये मान लो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप बोल सकते हैं जो दो पॉस्टुलेट से मिलके एक्चुअली बना हुआ था। हालांकि ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ मीन्स जिसका कोई एक्सेप्शन अवेलेबल ना हो, इसका खूब एक्सेप्शन दिखा था। तो नेचर में दो मेजर एक्सेप्शन जो हम लोगों को पढ़ना भी है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन आप नोटिफाई करिएगा उसके नीचे, एक्सेप्शन फ्रॉम या एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो दो एक्सेप्शन है जो अपने सिलेबस में गिवन है और हम लोग कवर भी करेंगे। फर्स्ट एक्सेप्शन इज नोन एज इट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस नहीं मानती है ये इसको, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। कैसे नहीं मानती है वो पढ़ेंगे हम, आइसोलेटेड वे में पढ़ना है इसको डिटेल में। एंड द सेकेंड एक्सेप्शन इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकेंड एक्सेप्शन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसका क्या मतलब है इसको भी पढ़ेंगे। तो अभी आप सिंपली ध्यान रखना है कि ये दो एक्सेप्शन है, दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस व्हिच वी हैव टू स्टडी इन द फर्दर, मतलब आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इन सारे को कवर करेंगे। तो अभी इसको नोटिफाई करके छोड़ देना है कि दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है? यस सर। चलो, तो ये तो मान लीजिए फर्स्ट लॉ जो इनहेरिटेंस का था उसके रिगार्डिंग। तो इनको ऑब्जर्व किया गया था किससे? ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। कई बार आपके एग्जाम में सिंपल सा पूछ लिया है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंडल्स व्हिच क्रॉस। तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये बहुत आसान सा चीज है, लेकिन कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट फॉर्म में ये पूछा जाता है। अब चलो, इसके बाद जो दूसरी लॉ दी गई थी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जी। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम बोलते हैं। इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।
सर स्किन कलर के डिटर्मिनेशन में ये लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं होगा ना? हाँ, स्किन कलर के डिटर्मिनेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं करेगा? ये जो मेंडल वाला जो भी प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं ना, तो दीज आर द मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का क्या मतलब है कि यहाँ एक जीन किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्किन कलर इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो वहां क्या होगा कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन्स रिस्पॉन्सिबल होने लग जाएगी। तो हम लोग देखेंगे ये दोनों के कोई कंपैरिजन नहीं है, समझ रहे हैं? आप जो पढ़ रहे हैं ये क्या है अभी, इट इज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। दिमाग में क्लियर कट रखना है, हियर वन कैरेक्टर इज ओनली रेगुलेटेड बाय सिंगल जीन, एक अकेली जीन। तो बार बार हम ऐसा ही बात कर रहे हैं, जैसे हाइट वाली जीन, इसका 2 फॉर्म, तो ऐसा ऐसा मतलब जीन इस बार एक ही है, एक से ज्यादा जीन्स का इन्वॉल्वमेंट हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि मेंडल को वो ऑब्जर्व ही नहीं हुआ था। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडलिज्म, मतलब मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है इस जेनेटिक्स में, समझ रहा है बात? तो जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखो ध्यान से, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इस लॉ का नाम था, इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट इज, क्या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब क्यों बोलते हैं एकदम क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ा सा बस अटेंशन मेंटेन रखिए। इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ये एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना। जैसे आपको पता है क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होती है, और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है जी, कि हर पेयर ऑफ क्रोमोसोम से, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में क्या होता है कि हर पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाएगी, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी, सिग्रीगेट हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि दोनों क्रोमोसोम डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स के अंदर, एक क्रोमोसोम एक गैमेट में, दूसरा वाला क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में पहुंच जाया करेगा। तो इसी को बोले, दिस इवेंट इज एक्चुअली आल्सो नोन एज डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, और इट इज नेम्ड एज द सिग्रीगेशन। इट इज नेम्ड एज द सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो अब देखो यार ध्यान से, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में क्या बोल रहा था। देखो एक बात उससे पहले है जो आपको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा, क्या F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या मिला, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। ऐसे तो हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हाँ कैपिटल टी स्मॉल टी मिली और उसके बाद आप करा दीजिए सेल्फिंग। लेकिन जो मेंडल का फील्ड एक्सपेरिमेंट था, मेंडल जब रियल जो एक्सपेरिमेंट करते थे उसके हिसाब से आपको सोचना है कि उसमें क्या होता होगा। उसमें सोचो क्या होता होगा, इस जीनोटाइप की क्या मिली होगी, इस जीनोटाइप की मिली सीड। क्या मिल गई, सीड। मेंडल सीड को लेके गए होंगे, फील्ड में डाले, सीड को प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस जब मिली तो सीड का जर्मिनेशन हुआ, इससे प्लांट इमर्ज आउट होना स्टार्ट हुई, प्लांट निकली, प्लांट फिर मैच्योर हुई सर। तो जब मैच्योर हो जाएगी प्लांट तब पता चल पाया कि हाँ ये प्लांट टॉल हो पाई या डॉर्फ हो पाई। और फिर क्या हुआ, मैच्योर होने के बाद वो गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट की और तब आप करा पाए सेल्फिंग। प्लांट जब मैच्योर हुई उसमें फ्लावर आई, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और तब उसके बाद ये वाला जनरेशन स्टार्ट हुआ। तो बोलने के लिए तो क्या है, जब आप ऑन बोर्ड ऐसा पढ़ रहे हैं तो फिर चीजें बहुत आसान है। F1 जनरेशन का जीनोटाइप तुमको पता है, और सिंपल सा आप सेल्फिंग कराने में सेम जीनोटाइप्स का यूज कर लेते। लेकिन जो ओरिजिनल कंडीशन है उसके हिसाब से फिर से सोचिए, आपको क्या मिला, इस जीनोटाइप का हमको सीड मिला, सीड को हम डाल दिए सॉइल में, प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड किए, सीड का जर्मिनेशन हुआ, उससे प्लांट इमर्ज आउट होना स्टार्ट हुई। प्लांट जब बाहर आना स्टार्ट हुई तो फिर प्लांट का ग्रोथ हुआ, प्लांट का ग्रोथ होने के बाद जब प्लांट मैच्योर कंडीशन में पहुंची तो प्लांट्स में फ्लावर आना स्टार्ट हुई, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, और तब जाके सेल्फिंग वाला स्टेप जो है आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि पी प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा नहीं था, तो इस काम में, उस रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ इतना जल्दी भी नहीं हो जाएगा कि सीधा सा जीनोटाइप लिखे। तो ऐसा बोलने का पर्पस क्या, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, यहाँ देखो ये मान लीजिए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या होगा, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कैपिटल टी है तो उसके जस्ट सामने वाले क्रोमोसोम के उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्मॉल टी भी प्रेजेंट होगी। बहुत ध्यान से सुनना। तो अभी क्या हुआ कि जब आपको सीड मिला, बिल्कुल एक सेल में कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, सीड को आप लगा दिए कहाँ, लेके गए हम लोग फील्ड में, फील्ड में लेके गए तो वहां फिर लगाए सीड को, सीड को प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन मिली, सीड का जर्मिनेशन हुआ, सब जगह कैपिटल टी के सामने स्मॉल टी साथ में एक सेल के न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है, साथ साथ पड़ा हुआ है।
इसके बाद क्या हुआ कि जब फिर प्लांट इमर्ज आउट होना स्टार्ट हुई, सीड का जर्मिनेशन होने के बाद फिर प्लांट का ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, प्लांट मैच्योर हो गई, प्लांट में फ्लावर आ गई। अभी तक हर सेल के, उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट हर सेल के अंदर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी प्रेजेंट है, और उसी एक ही पर्टिकुलर सेल के न्यूक्लियस में। तो फ्लावर में भी प्रेजेंट होगी, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होगी, और उन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। और फिर क्या होगा कि जब गैमेट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, तब जाके कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होगी, जब मियोसिस सेल डिवीजन चलना स्टार्ट होगा। बहुत ध्यान से समझो बात को। तो जब मियोसिस होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तक कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी एक ही सेल में पड़ा हुआ है, एक ही सेल के न्यूक्लियस में पूरे जनरेशन पड़ी हुई है। कौन? कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। अब मेंडल का बोलना क्या था कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर पूरे जनरेशन साथ साथ पड़ी रहती है, लेकिन ये दोनों एलिलिक फॉर्म जो जीन्स की है, ये आपस में मिक्सिंग शो नहीं करती है, किसी भी तरह का ब्लेंडिंग शो नहीं करती है। द एग्जैक्ट वर्ड विच वाज यूज्ड, दैट इज ब्लेंडिंग। तो बोलते क्या है कि ऑल्दो in F1 progeny capital T and small t for example remains together in whole generation without showing any kind of blending or mixing, and at the time of gamete formation both the allelic forms get separated or segregated from each other and becomes the part of two different gamete। तो कहने का मतलब क्या, इसी लॉ का नाम था लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। तो समझो बात को, फिर से हम क्या बोले, हम एकदम हिंदी में आसान भाषा में बोलते हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मेंडल का बोलना था कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, एक जनरेशन में साथ साथ एक पर्टिकुलर सेल के न्यूक्लियस में पूरे जनरेशन रहा। ऑब्वियसली आप भी देख रहे हैं पूरे जनरेशन रहा। सीड मिला इस जीनोटाइप का, सीड में एम्ब्रियो थी, फिर जाके जो सीड का जर्मिनेशन हुआ, उससे प्लांट निकली, प्लांट मैच्योर हुई, फ्लावर आया, जब फ्लावर में गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, तब अलग होने जैसा कहानी पहली बार आया जब मियोसिस होने लगी एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो पूरे जनरेशन साथ साथ रहा, बट शोइंग विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। तो कहने का मतलब है कैपिटल टी जैसा था, जैसा पहले से था, तो पूरे जनरेशन साथ रहने के बाद भी वैसा ही है। मतलब कैपिटल टी के ऊपर स्मॉल टी का कोई इंपैक्ट नहीं आया है, स्मॉल टी के ऊपर कैपिटल टी का भी कोई इंपैक्ट नहीं आया है। मतलब ये जो जीन्स होती है ना, दीज जीन्स आर प्योर, दीज जीन्स आर प्योर। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग अगर हुआ रहता तब हम बोलते कि कोई इंप्योरिटी आ गया, एक दूसरे का इंपैक्ट आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बोलना क्या चाह रहा है आपसे, दीज जीन्स आर प्योर, क्योंकि ये पूरे जनरेशंस बिना किसी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग के साथ एक पर्टिकुलर सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आया, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो गई एंड बिकम्स द पार्ट ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। तो इसका मतलब हर गैमेट के अंदर जो एलिलिक फॉर्म आया, जैसे मान लो एक गैमेट इधर बनी और इसमें निकल के मान लो कैपिटल टी चला आया, तो ये दिस गैमेट इज प्योर फॉर कैपिटल टी। ये गैमेट और इधर बनी, इसमें मान लो स्मॉल टी वाला एलिलिक फॉर्म आया, तो दिस पर्टिकुलर गैमेट इज प्योर फॉर द स्मॉल टी। तो हर एक गैमेट एक एलिलिक फॉर्म ऑफ जीन के लिए प्योर है। सो दिस लॉ इज आल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। समझ में आए बात? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। कोई कष्ट है इसमें? नो सर। हाँ, तो इसमें स्टेटमेंट नोट करिएगा। तो क्या बोलना था, चलो हम नोटिफाई करते हैं। इन F1 प्रोजेनी मेंडल का दिया हुआ स्टेटमेंट है, तो जीन यूज नहीं करेंगे, फैक्टर यूज करेंगे। तो इन F1 प्रोजेनी बोथ द फैक्टर्स, ऐसे लिख लो, ऑल्दो both factors remains together during whole generation without showing any kind of blending
ब्लेंडिंग मीन्स क्या होता है? ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग, मतलब पूरे जनरेशन साथ रही, both the factors remains together during whole generation without showing any kind of blending or mixing. अब क्या हुआ? At the time of gamete formation, at the time of gamete formation, at the time of gamete formation, both factors segregate from each other, segregate from each other, एक दूसरे से अलग हो गई, दोनों जो फैक्टर है एक दूसरे से अलग हो गई, segregate from each other, and each gamete receives only one factor from each pair, from each pair. तो अब हर गैमेट को हर पेयर से एक ही फैक्टर मिला है, और ऐसा फैक्टर जो प्योर है कि अनप्योर है नहीं किया है, तो एग्जैक्टली क्या है? ये प्योर है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? दिस लॉ इज आल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स।